आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो। आज कॉलर्स डे है। जब तक कॉल्स आती हैं हम जो आज की मोटी मोटी डेवलपमेंट्स हैं उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं। आज की सुबह से ये ख़बर आनी शुरू हुई कि जो आबनाए हुर्मुज़ है उसके आस पास हालांकि जंगबंदी है फिर भी ठूँ ठाँ शुरू हो गई। बाद में पता चला कि अमरीकी बहरिया ने ईरान के जो 2 जहाज़ हैं वो नाकारा कर दिए, क्योंकि बकौल अमेरिका के कि वो हमने जो नाकाबंदी की है उसका जो SOP है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। ईरान ने भी बदले में कोई ऑयल टैंकर पकड़ लिया है। ये भी इत्तलात हैं कि जो 2 बंदरगाहें हैं कीश पे और बंदर अब्बास के करीब अमरीकियों ने हमले किए हैं। लेकिन क्या ये जंगबंदी टूट गई? नो। सदर ट्रंप ने कहा कि ये तो एक हल्की सी चपत मारी है जो प्यार से गाल पे थपथपाई जाती है, उस तरह की है। जंगबंदी वगैरह जो है वो बरकरार है। वैसे जंगबंदी की ज़रार साहब कोई आजकल हुर्मत है नहीं। गज़ा में भी जंगबंदी है लेकिन रोज़ाना अटैक्स हो रहे हैं। लेबनान में भी जंगबंदी है, आबनाए हुर्मुज़ के आसपास भी जंगबंदी है। उसके बावजूद जो है UAE पे मिज़ाइल गिर जाते हैं, कभी किसी टैंकर में आग लग जाती है, कभी तसादुम हो जाता है, कभी कोई जहाज़ अगवा हो जाता है। हालांकि ईरान का ये कहना है कि ये जो जहाज़ इन्होंने पकड़े हैं ये हमारे अपना जो टेरिटोरियल वाटर है उसके अंदर थे और उसके साथ साथ वो ज़ाहिर जा रहे होंगे कहीं। अच्छा, आज मैंने एक और ख़बर भी पढ़ी। मैं अब तक ये समझ रहा था कि ये सारा जो थिएटर चल रहा है ये गल्फ़ ऑफ ओमान में ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है और आबना हुर्मुज़ के आसपास है। पता ये चला कि पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने सिंगापुर की हुकूमत से रब्ता किया है कि एक ईरानी जहाज़ है उस पर पाकिस्तानी अमला भी है और ईरानी भी हैं और वो अमरीकी बहरिया ने उसे तंबू कर लिया है, तो उसे छुड़वाने में जो अमला है कम अज़ कम उसे छुड़वाने हमारी मदद करे। यार कहाँ गल्फ़ ऑफ ओमान और आबना हुर्मुज़ और कहाँ आबना मलाक़ा के करीब जो है। तो यार ये क्या है? ये इसकी खुली बदमाशी है। ये कोई पूरा थिएटर जो है पूरी दुनिया बन गई है, पूरा इंडियन ओशन जो है वो आबना हुर्मुज़ बन गया है। चक्कर क्या है? अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मैं टिक करूंगा ऑप्शन डी को, ऑल ऑफ द अबव। पहले सुना नहीं था। नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ कि पहले नहीं सुना था। अभी ये जो श्रीलंका के करीब ईरानी बहरिया का जहाज़ जंग के शुरू में ही डुबोया गया था, दीना IRS दीना, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ था कि यार ये पूरा जो थिएटर है शायद वो पूरा बहर हिंद है, इंडियन ओशन का पूरा इलाका है। लेकिन अब जो ये खबर आई है कि वहाँ भी जहाज़ अगवा हो रहे हैं बहर हिंद में, एक दूसरे के जहाज़ों को पकड़ा जा रहा है। एक दूसरे के नहीं, अमेरिका ही पकड़ रहा है। ईरान के पास तो फ़िलहाल इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो एक तरफ तो ये उधम मच रहा है, दूसरे ये है कि चाइना का दौरा क्लॉक टिक 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 कर रहा है। 14 तारीख को ट्रंप साहब को वहाँ लैंड करना है। उन्हें चीनी तो गुलदस्ते पेश करेंगे, वो क्या सवाल ये है कि वो चीनियों के लिए क्या लेके जा रहे हैं? या खाली हाथ ही जाएगा मुझे तो लग रहा है। बिकॉज देखिए आज क्या है, आज है 8 तारीख। 8 तारीख है। 6 दिनों में तो मैं नहीं ख्याल कुछ। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मुस्तकिल यूं बैठे हुए घड़ी देख रहे हैं, किसी भी अभी तक ईरान का जवाब नहीं आया। वो जब आपको बहुत शिद्दत से इंतजार होता है ना किसी के जवाब का, तो आप हर 2 सेकंड के बाद फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, आया है, आपके साथ कोई रब्ता हुआ है, तेरी कोई बात हुई है, फोन तो ठीक है, वो घर से कब निकला है। फिर आप किसी को कॉल करते हैं, यार मुझे मैसेज तो भेज, यू नो जवाब। हाँ, एक और चीज, कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। वाह, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और इसी नोट पर मैं एक पहले कॉलर हैं नवाब जैदी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर दुआ आपकी खैर खैरियत। अच्छा सर, एक छोटा सा अभी प्रोग्राम हुआ था एक हमारे यहाँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी है मुराद मेमन गोट में ना, तो इसमें एक इंडस हॉस्पिटल ने एक कैंप लगाया था डोनेशन के लिए खून की। तो उसमें तकरीबन सर सारे बच्चे थे, कोई उनकी एज थी 30 और 25 के दरमियान, 25 और 30 के दरमियान। तो उनकी इब्तिदाई स्क्रीन में सर वो बच्चे आउट हो गए। मतलब वो उन्होंने कहा कि आपका खून मतलब उस मयार पे नहीं है जो हम आपसे ले सके। स्क्रीनिंग उन्होंने की, स्क्रीनिंग उसकी उन्होंने करी कि कोई इनहेलर रहता था, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को हार्ट बहरहाल। तो सर इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती रहती है। सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये।
लेकिन सर ये देख के बहुत अफसोस हुआ, और उसमें जब डॉक्टरों से राय ली तो उन्होंने मेन कॉज बताई खाने पीने की अशिया और इनका आराम करने का, नींद का, उठने का, बैठने की तरतीब बताई। तो बस सर मेरी गुजारिश ये थी कि सिंध गवर्नमेंट सेहत के मामलात में इतना फंड खर्च करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो डोनर है SIUT का सिंध गवर्नमेंट ही है। तो वो अगर ये एक आगाही करे अपने, अब इसमें क्या आगाही करे, सारे ला के स्टूडेंट हैं उनको और क्या समझाया अगर ये नहीं समझेंगे। तो कम से कम ये जो एक अच्छा इन्फोर्समेंट कर ले खाने पीने की अशिया के मयार को बनाने के लिए। फेयर इनफ, बिल्कुल। तो कम से कम ये जो इतना बड़ा फंड वहाँ खर्च हो जाता है दवाओं पे उसके ऊपर, और तो ये कम से कम, वरना तो सर एक सैलाब नजर आ रहा है, ये हमारे मुस्तकबिल है, इन्हीं में से जजेस आएंगे, अच्छे एडवोकेट आएंगे, ये आएंगे, ये सारी बिरादरी आएगी, तो सर बड़ा खौफनाक सूरत। जैदी साहब क्या हमें बता सकते हैं आपके कुल जितने बच्चे थे उनमें से कितनी मतलब फीसद को रिजेक्ट किया गया है? ये तकरीबन सर 100 थे, इनका एक नया बैच आया है अभी, 100 बच्चे होते हैं उसके अंदर, तो उसमें से तकरीबन 30-35 बच्चे आउट हो गए। ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये तो 35% पे हम आ गए हैं। जी, तकरीबन 35% सर। और ये आम है सर इस तरह से, और अगर किसी अस्पताल में ऐसे चले जाएं तो आपको, अब पहले तो ऐसा होता था कि ओल्ड ज्यादा होते थे, अभी तो नौजवान बहुत नजर आते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। अभी हाल में आपको सुन के शायद हैरान हो कि मैं 23 ईयर ओल्ड को जानता हूँ जिसको बाकायदा फॉलेज का अटैक हुआ। आप भी जानते हैं भाईजान, हार्ट अटैक हो रहे हैं बच्चों को। हाँ, तो ऑब्वियसली समथिंग इज रॉन्ग। बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने काफ़ी अहम इशू की निशानदेही की है। अब्दुल हमीद साहब हैं ज़ियारत से। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल जब महंगा हो जाता है सर, उसके बाद जब महंगाई आ जाता है, इसका क्या इलाज है? वो तो फिर कम नहीं होता है, पेट्रोल कम हो जाता है लेकिन चीजें सस्ता नहीं होते है। हेलो जी हाँ। दूसरा बात ये है, ये बानी का जो नाम है इमरान खान का जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया या पार्लियामेंट में कोई करारदाद पास हुआ है कि इसका नाम टीवी पे नहीं लेना चाहिए? ये किसने ऑर्डर दिया है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो ये जो दूसरा सवाल है आपका कि नाम नहीं लेना चाहिए इमरान खान का, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, सिर्फ ज़बानी ऑर्डर है। वजारत दाखिला वाले या जो भी पैमरा वाले, उनसे अगर पूछा जाए बराह रास्त तो वो कोई ऐसा गैर वाज़ेह जवाब देते हैं, कोई क्लियर कट जवाब नहीं देते। तो मेरा ख़्याल है मीडिया ने एहतियातन ही ख़ुद को साइड लाइन पर रखने के लिए शायद ये पॉलिसी अपनाई है। एज सच कोई तहरीरी दस्तावेज़ नहीं है कि जी आप नाम नहीं ले सकते। अगर आप चैट GPT से पूछेंगे तो वो भी आपको यकीनन यही बताएंगे, यही है, गूगल वगैरह। और दूसरा ये कि तेल का महंगाई से ज़ाहिर है ताल्लुक़ है, लेकिन महंगाई जो है वो पतंग की तरह है। पतंग एक दफ़ा फ़ज़ा में उड़ गई तो या तो वो कटेगी या फिर उड़ती रहेगी। तो महंगाई का यही है कि किसका दिल चाहता है, किस ट्रांसपोर्टर का या किस दुकानदार का या किस ठेले वाले का, कि एक दफ़ा केला जो है वो 200 रुपये तक पहुंच गया है तो फिर 150 आ जाए या 100 रुपये आ जाए, अनलेस के केले की भरमार हो जाए मंडी में और वो ख़राब। इसमें फिर केलों की बेहुरमती भी होती है। हाँ, ये भी, कि मैं 200 का बिकता था, तो ये 100 का बिक रहा हूं। ये ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी जी, या नहीं चलती रहेगी जैसे भी। जी, अच्छा, मज़हर अली शाह कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी सर, काफी दिनों के बाद बात हो रही है आप जी लोगों जी, से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं फॉलो तो करता रहा हूँ, प्रोग्राम देखता रहा हूँ। मैं बहुत खुशी हुई जिलानी साहब को अपने पुराने जोन में आते हुए जी, और दाढ़ी भी माशाल्लाह बिल्कुल बहुत बिल्कुल लग रही। बिल्कुल, दोबारा जवान हो गए। तो हाँ, उनको बहुत उनको मुबारकबाद, और हमें बहुत खुशी हुई, दिल से उनके लिए दुआएं निकलती थी। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा, कोई मेरा ख्याल है कोई ऐसा जुम्मा नहीं गुजरता कि हम जो मुतासरीन यूनिवर्सिटी रोड का फोन ना आता हो। तो अभी हमने जो खुशखबरी सुनी है कि ये 2027 तक बन जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, खुशी से मरना जैसे घर एतबार होता। तो ये इससे पहले जब ये रोड बना था, मैं तकरीबन 35 साल से इस रोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सारी सर्विस इसी रोड पे गुजरी है, सिविक सेंटर आते जाते। लास्ट जो ये रोड इन्होंने उधेड़ा है, उससे बेहतर रोड ये कभी नहीं रहा। बहुत अच्छा रोड बना हुआ था, खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे, और क्योंकि सिग्नल फ्री रोड था तो काफी तादाद में
पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस लगाए थे रोड क्रॉस करने के लिए। अच्छा, इस रोड पर हैं 4 यूनिवर्सिटियाँ, आप लोग जानते हैं 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं और सिविक सेंटर का मेन गेट भी इसी रोड की तरफ है। हजारों लोग, थिक पॉपुलेटेड एरिया है। आप अगर हम सपूरा से अगर चले जाएं पीपल चौरंगी तक, मच तक, तो बहुत बड़ा एरिया है। ये रोड क्रॉस करने के लिए अच्छी ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज, अब ये रोड बन रहा है सेंटर में और पेडेस्ट्रियन ब्रिज उन्होंने सारे काट दिए। एक अजाब है रोड क्रॉस करना, खास तौर पर हम बूढ़ों के लिए, बच्चियों के लिए जो यूनिवर्सिटी में आती हैं, खवातीन के लिए और बच्चों के लिए। इसके लिए कुछ भी नहीं सोचा। अब ये जो हमारे ठेकेदार साहब कहने के 2 साल के बाद तो उन्होंने मुझे ड्राइंगे दिए, मतलब ये इनके सीरियसनेस का हाल था, तो उन्होंने ये ब्रिजेस क्यों काटे। अब आप अंदाजा करें कि इन्होंने एक टेम्पररी अरेंजमेंट किए थे रोड क्रॉस करने के लिए, एक सिंगल पसली गार्ड खड़ा कर दिया जिसके बाद एक तख्ती थी गो एंड स्टॉप की। अब यहाँ पर कौन देखता है, यहाँ तो बावर्ची बावर्ची का गार्डों को रोनते हुए चले जाते हैं। तो ये बड़ा अजाब है। तो खुदा के लिए अब 2027 का इन्होंने टाइम दिया है, तो मुझे 2028 तक भी उम्मीद है हो सकता है बन जाए, हो सकता है ये कोई सर आपका बड़े मतलब आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक इंसान है वैसे। मैं आपने 2028 यार, अगर बन गया 2028 में ना कसम से। अच्छा, हाँ, वो सत साहब इधर इसी एरिया में रहते हैं, ये एग्री करेंगे कि हम लोग जो इसके डायरेक्ट मुतासरी है ना, ये क्वेश्चन खत्म हो गया था कि ये रोड कब बनेगा। ये आप आपस में हम लोग डिस्कस ही नहीं करते अब कि भाई ये रोड कोई बनेगा भी, बस ये कि कुछ थोड़ी बहुत सहूलत मिल जाए हमें रोड क्रॉस करने की, साइड उसके रोड बन जाए। हमारी भी यही हकीकत में ख्वाहिश है। और मैं यहाँ एक पेशगोई कर रहा हूँ कि सक्खर टू हैदराबाद जो मोटरवे है वो पहले बन जाएगा। जब वो मुकम्मल होगा तो फिर ये यूनिवर्सिटी रोड भी बनेगा। अब ये नहीं पता कि कौन पहले बनेगा, लेकिन मुझे लगता है साथ साथ एक ही रोलर है, वो पहले वहाँ पे काम खत्म करेगा फिर इधर आएगा। ये नहीं, ऐसा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते। ठीक है। मिसिस तनवीर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप तीनों को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, दो बातें थी मुझे, मेन जो बात आपसे करनी थी। वैसे तो ये भी है कि आप लोगों की कोई नहीं सुनता, डॉन न्यूज़ के हिसाब से चलता तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, यहाँ पे सिर्फ पैसा और हर चीज़ सोर्स होती है। मेन चीज़ ये पूछनी थी मुझे आपसे पहले भी एक दफ़ा डिस्कस हुआ था कि क्लिफ्टन ब्लॉक 8 पे, आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है जी। तो क्लिफ्टन ब्लॉक 8 पे ऑपोजिट जो है विंसी मॉल और आशियाना के यहाँ पे जो अंडरपास जिस तरह से बनाया गया था, एक तो वो पूरे आवाम के लिए मौत का सामान है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था, हो सकता है आपको याद हो कि ना हो, लेकिन यहाँ पे जो यूटर्न बनाया गया है वहाँ पे कोई दीवार नहीं बनाई गई, कोई ऐसा कोई इंडिकेशन लगाया नहीं गया है। केटाई से 2-3 दफा मतलब काफी किसी हस्ती का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद थोड़े बहुत केटाई लगाए गए। गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है। मैंने बहुत दफा पिक्चर्स वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई थी, मैंने सारी कुछ वो देनी चाहिए थी, लेकिन फिर वहाँ से कोई आपसे राब्ता नहीं हो सका। तो प्लीज़ अगर ये कोई हो सकता है सीबीसी से किसी कोई इन टच में हो आपके, तो प्लीज़ इनको बताएं कि यहाँ पे जो है ना मौत का सामान यहाँ पे हटा दें, यहाँ से कुछ इनका और हल निकालें। ये मिसेस तनवीर, अगर मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ, आप उस अंडरपास की बात कर रहे हैं जो वो आशियाना के सामने आके वो निकलता है। जी हाँ, और यूटर्न जी, ये आप आएंगे ना, अगर मेन रोड से आएंगे अंडरपास की तरफ से, तो यहाँ पे राइट साइड पे एक यूटर्न जी जो जिससे आप फिर वो बच्चा पार्टी वाले रोड पे नहीं, बच्चा पार्टी वो दिल्ली कॉलोनी के साइड पे पड़ेगी। ये बिल्कुल फोरम के जस्ट ऑपोजिट पे जो अंडरपास बना हुआ है, फोरम आशियाना और सलमी ये अपना ठीक सही है। वहाँ पे हाँ कोई मार्किंग वार्किंग नहीं हुई। मैंने खुद देखा है 2-3 लोगों को डिवाइडर के ऊपर चढ़ते हुए। मैं खुद चढ़ के चढ़ने वाला था फ्रैंकली स्पीकिंग रात के वक्त। नहीं तो जेन्युइन मसला है। अच्छा, और वो चूँकि अपर मिडिल क्लास और अशराफिया का इलाका है, हैरत है कि वहाँ इस तरह के मसाइल चल रहे हैं। नहीं, वहाँ पे कई इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, अब मैं आपको क्या बताऊँ। एनीवे, वो जो आपका ही है ना, वो अमीर तरीन कच्ची बस्ती वाला हिसाब है। हाँ, DHA और क्लिफ्टन जो है अमीर तरीन कच्ची बस्ती हैं कराची की। वैसे एक और चीज़, अब सिंस मिसेस तनवीर ने ये सवाल छेड़ी दिया, अब ये एक हैज़र्ड नहीं है,
लेकिन एक इनकन्वीनियंस यकीनन है। जब आप शारा फैसल से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हो, अच्छा हम तो जानते हैं कि एयरपोर्ट है, राइट, लेकिन वो जो कट है उल्टे हाथ का एयरपोर्ट की तरफ, कोई इशारा नहीं, उस पर कोई इशारा नहीं है। वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वो बतौर एक निशानी, हाँ कि यार ये है, निशानदेही हो जाती है कि यहाँ से आपने कट मारना। एक वहाँ ऊपर साइन बना हुआ है, लेकिन वो फ्लाईओवर के ऊपर है कि यहाँ से तुमने लेफ्ट जाना है। लेकिन बाय द टाइम यू रीच इट, अब अगर कोई भी बंदा किसी और शहर से आ रहा हो, वो तो चढ़ जाएगा, वो उसको तो समझ ही नहीं आएगी और उसकी फ्लाइट निकल जाएगी जब तक वो वापस रोड पे पहुंचेगा। सो इसकी भी मैंने भी बाय द वे तनवीर साहब ये कई बार ये इसकी निशानदेही की है, लेकिन जाहिर है कि ये वजारत एविएशन से ज़्यादा वजारत कॉमन सेंस की जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, आजकल कोई वजीर नहीं मैंने सुना है वहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं होता, आजकल वजीर ही नहीं है वजारत कॉमन सेंस में। अब्दुल्ला राजा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, खैरियत हैं आप लोग? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अच्छा, मेरे 2-3 छोटे से वो थी बातें थी जो मैं गोशो गुजार करवाना चाहता था जी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। सबसे पहले तो ये एक मुझे याद पड़ता है, एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद एक पास किया था लेजिस्लेशन तो नहीं, एक लॉ पास किया था कि आप गाड़ियों के अंदर पीछे ये जो बंदूक बरदार लोग होते हैं, हाँ, और जी ये जो ट्रक्स हैं हमारे यहाँ जिसको हम डाले कहते हैं, हाँ, तो इसमें नहीं बिठाएंगे। एक नहीं समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ जब जो है जब चीफ जस्टिस साहब चेंज होते हैं तो वो दूसरे चीफ जस्टिस साहब जो आते हैं वो पुराने चीफ जस्टिस साहब की जो बहुत सारी बातें होती हैं उनको निगलेक्ट हो जाती हैं, वो नई आ जाती है बात। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कल्चर खत्म कब होगा, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि जो इस गाड़ी में नहीं जा रहा है या जो आम गाड़ी में जा रहा है वो कोई मतलब भेड़ बकरा है या ऐसा ही है, कोई और है। दूसरा मेरा एक पॉइंट ये था पूछने का, बताने का, शायद पॉइंट आउट करने का, कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जो एग्जाम्स हैं वो इतनी गर्मी के दिनों में हो रहे होते हैं। आपको पता है किस बेदर्दी से बच्चों को टेंटों के अंदर बिठा देते हैं ग्राउंड्स के अंदर और पेपर दिलवाते हैं। तो शर्म भी नहीं आती उन लोगों को जो कि इस कारोबार में मुलविस हैं। अरबों खरबों पाकिस्तान का रुपया एक तो ए लेवल्स और ओ लेवल्स के एग्जाम्स की नजर हो जाता है। हम इस बात को नहीं समझते कि कितना बड़ा एक जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं एग्जाम्स के उसमें। हम मैट्रिक सिस्टम, मैं तो मैट्रिक सिस्टम का पढ़ा हुआ हूँ, आप जरा मेरे ख्याल में ए लेवल्स के पढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ ए लेवल्स और मैट्रिक सिस्टम के स्टूडेंट्स जो हैं अगर जरा सा एक्सपोजर मैट्रिक सिस्टम वालों को भी मिल जाए तो वो ए लेवल्स के इक्विवेलेंट हो ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएंगे। हाँ? वैसे नौकरी तो किसी को भी नहीं मिलती, चाहे वो आप ए लेवल कर ये भी है, हाँ, ओ लेवल्स कर लें, कुछ भी कर लें, वो आप बंदा डिग्री और अपने साथ मार्कशीट के लेकर घूम रहा होता है, एडमिशन भी नहीं देती। एनईटी में आप चले जाए, एडमिशन के लिए ए लेवल्स वालों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है और मैट्रिक वालों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया। खैर ये तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया हुआ है एजुकेशन का कि मेरे ख्याल में पढ़ने के बावजूद भी जाहिल ही रहते हैं हम। मतलब डिग्री भी आ जाती हैं, मास्टर्स की डिग्री भी आ गई, बैचलर कौन सी, लेकिन जहनी तौर पे हम गुलाम भी हैं और जाहिल भी हैं। बहरहाल ये जो आपका पॉइंट है जो ओ और ए लेवल का, बल्कि कोई भी बच्चे इस उम्र के उनको अगर खुले में एग्ज़ाम दिलवाया जाए और ख़राब मौसम में, तो ये बहरहाल एक इंसानी मसला है और इसको वो लोग तो नहीं देखेंगे जो ये मसला पैदा करते हैं, लेकिन जो मसले हल करने के दावेदार हैं यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, इसलिए कि उसमें शायद उनके बच्चे भी शामिल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अली इफ्तिखार, हाँ, कराची से हाँ, कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। सबसे पहले तो कराची की आवाम को आपका, हमारा और डॉन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पिछले साल इसी महीने में हमने पॉइंट आउट किया था कि बिल्स जो हैं बिजली के, उनके पास तस्वीर तो आती है मगर उनके पास डेट एंड टाइम नहीं आता। तो उसके बाद से टेकअप हुआ ये मामला शायद, आई थिंक तो, और फिर उसके बाद ये डेट एंड टाइम आना शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पूरे साल को अगर देख लें तो आई थिंक सो ओवर बिलिंग की शिकायत जो है बहुत कम हो गई है उसके बाद से। जी जी जी, एक बड़ा आसान हल था, आई एम ग्लैड कि इन्होंने किया है। बिल्कुल। और सेकंडली, और नहीं तो शुक्रिया तो कम से कम कराची के आवाम को करना चाहिए ना, इतना तो बनता है ना। और सेकंडली ये कि देखें, अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो पेट्रोल की इंपोर्ट है 300 से 800 मिलियन डॉलर हो गई। तो लिखा पढ़ा सब जगह देखा, साथ साथ मैंने देखा एक कंपनी ने अपना अनाउंस किया आपके इसी 4-5 महीने के अंदर अपना प्रॉफिट
पेट्रोलियम कंपनी पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है वो, और उसका जो पेट्रोलियम प्रॉफिट जो है वो कितना गया वो आप लोग खुद देख लीजिए क्या है, ओके ये कितना हुआ है उसका। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि श्रीलंका में 2014 में 1 रुपये 30 पैसे का उस वक्त आपके करेंसी रेट का डिफरेंस था, आज 125 पैसे का डिफरेंस है। पाकिस्तान का डॉलर 98 का था, आज 280 पर है। और वहाँ जो है क्या नाम उसका बैंकरप्सी होने के बाद वो सेटल डाउन हो गए। यहाँ तमाम लोग अभी तक जो है बैंकरप्सी से बचा के लेकर आ रहे हैं, मगर हमारा तो बलीसन निकल चुका है। ये कुछ समझ में नहीं आ रही, थोड़ा तो इस पर रोशनी डालेगा कोई? मैं किसी से पूछना पड़ेगा। आई मीन इस तरह विदाउट द डेटा हम इस पे बात कर नहीं सकते। अमून में ख्याल है कि जो इस पेट्रोलियम कंपनी की बात कर रहे हैं शायद PPL की बात कर रहे होंगे। बीपी तमाम पेट्रोल कंपनियां जो हैं, नहीं, वो तो कंपनियां कमा ही रहे होते उनके उंगलियां, पांचों उंगलियां जो हैं घी में और सर कढ़ाई में है इस क्राइसिस की वजह से। जी लेकिन बैंक्स और BBC की अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, बैंक्स और जो ऑयल कंपनियां हैं वो छाप रहे हैं, छाप रहे हैं बैरल के चक्कर में। चलो किसी का तो फ़ायदा हुआ। नहीं तो इफ्तिखार साहब, अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें देखनी होंगी जैसे आपका है, तो फिर ही हम शायद इसका कोई जवाब दे सकें। अभी ऑन द स्पॉट तो मुश्किल ही है। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर वकार अहमद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, मेरी गुजारिश ये थी, बल्कि मेरा एक पॉइंट था जिस पे आप लोग रोशनी डालिएगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल की जो जड़ है उसमें से एक ये है कि डिस्कशन का माहौल किसी भी लेवल पे नहीं है। मतलब बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, मैं टीचर भी चुके हूँ, तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती है, उस्ताद पढ़ाता है, बच्चे सुनते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला होता है, इवन यूनिवर्सिटी तक। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, सारे लोग सामने बैठ कर सुन रहे हैं, सियासतदान बोल रहा है, सारे लोग सुन रहे हैं। तो डिस्कशन का ना होना भी हमारी सोसाइटी की तनज़्ज़ुली की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि हम किसी भी आप बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर सकते हैं। साइंस है, माशरत है, मज़हब है, फ़लसफ़ा है। तो और अनफॉर्चुनेटली टीवी के जो प्रोग्राम्स आते हैं उनमें भी कोई ऐसा प्रोग्राम मुझे नहीं नज़र आता जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो, लोग अपने सवाल जवाब करें और उसको एड्रेस किया जाए और उस पर बात की जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रोग्राम डॉन वाले अगर अरेंज करें और इस तरह का करें कि डिस्कशन हो जिसमें लोग आप एक सवाल जवाब करें, चीज़ें उससे खुलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जहनों के अंदर जो है ना लोगों के हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती क्योंकि डिस्कशन का माहौल ही नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन होती है हमेशा। तो मेरे जहन में भी था कि अगर मैं कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज कर पाऊँ और कर सकूँ, और मैंने सोचा था कि ऐसा कोई प्रोग्राम डॉन के लिए प्रोग्राम करूँ जिसके अंदर हम डिस्कशन रखें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे और लोगों को बुला के ऑडियंस भी हो ताकि सवाल जवाब हो, चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, हाँ, आई थिंक बिल्कुल अगर डिज़ाइन किया जाए तो आई थिंक हो भी सकता है थोड़ी सी स्टूडियो ऑडियंस के साथ। पहले था, फिर इसे ख़त्म किया गया मार मार के डिस्कशन कल्चर को। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग असल में सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, सवाल से डरा जाता है। सवाल से डरा जाता है। तो सवाल से तो हमारे मौज़िज़ीन भी डरते हैं, हमारे जो अक्सर जवाब नहीं होता ना, रूलिंग एलीट जो हैं वो तो सबसे ज़्यादा डरते हैं कोई सवाल ना कर ले। जवाब बेशुमार हैं, जवाबों का कोई तोड़ नहीं। ये वैसे सवाल ना करें। ग्लोबल रूलिंग एलीट का ये कॉमनैलिटी है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, लेकिन अब तो ये है कि उन्होंने एक डिजिटल सेंसर की कैंची मेरे अंदर फिट कर दी है, वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल किसी और को करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। तो ये था, कैसा नहीं, ये कल्चर हमारे माशरे में नहीं था, ये था, इसका गला घोंटा गया है और गला घोंटने के फ़वायद आप देख ही रहे हैं जी। वकार अहमद नहीं, वक़ीयत है वकार अहमद। शरीफ मलिक साहब है खुशाब से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मेरी तरफ से आप दोनों भाइयों को और डॉन न्यूज़ की पूरी टीम को सलाम। वालेकुम सलाम। मैं आज बात करना चाहता था टैक्सों के बारे में। मतलब मुख्तलिफ बिजली के बिल को ऊपर टैक्स है, गैस के ऊपर टैक्स है, फिर उसकी अदायगी के ऊपर भी टैक्स है। हाँ। मतलब मैंने एक बिल जमा किया है मोबाइल से, गैस कैश से, तो उसके ऊपर P+ फेडरल एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ है कि इतनी आपकी कटेगी। एक बिल पे 6 रुपए कटी है, 1000 रुपए का बिल था, एक 3000 रुपए का बिल था, उसके ऊपर 21 रुपए कटी है। सही। अच्छा, जो बिजली मैंने इस्तेमाल किया उस बिजली की मैंने कीमत भी अदा की है, उसके ऊपर भी मुख्तलिफ टैक्सेस लगे हुए हैं जो मैं पे कर रहा हूँ। तीसरी चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, एक चीज होती है जिसको कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स।
जो तकरीबन हर चीज के ऊपर लगा हुआ है। जीएसटी। बात यह है सर कि वो टैक्स जो है वो एंड यूजर पे करता है, यानी मैं पे करता हूँ जिसने परचेज किया है। या तो उसका नाम सेल टैक्स की बजाय परचेज टैक्स करें, क्योंकि देने वाला मैं हूँ, परचेज करने वाला जो सेल कर रहा है उसने टैक्स कहाँ दिया है? जिसने सेल की है उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है। मेरा एक दोस्त है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हर महीने सेल टैक्स की रिटर्न जमा करवाता है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये हर महीने तुम सेल टैक्स की रिटर्न जमा करवाते हो, तो तुम्हारा अपना प्रॉफिट कितना होता है और ये सेल टैक्स जमा करवाते हो वो कितना होता है? उसने मुझे बताया कि मलिक साहब मेरा 3% जो है मेरा मार्जिन होता है, जो मेरा प्रॉफिट है, और 18% टैक्स होता है जो गवर्नमेंट का, वो मैं जमा करवाता हूँ जो मेरी सेल होती है उसके ऊपर कलेक्ट करके। यानी अगर मैंने 3 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ है एक साल का, तो 18 लाख रुपए मैंने सेल टैक्स की लाद में गवर्नमेंट को जमा करवाया है। तो ये सूरत हाल जो है इससे हम कब निकलेंगे? हर चीज के ऊपर टैक्स है। देखें, ये असंपत्ति की बात आपको एक चीज बताऊं, गाड़ियों की ट्रांसफर वाला जो सिलसिला अभी शुरू किया था ना कि गाड़ियों की ट्रांसफर और मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फ्री करवाने, वो फ्री नहीं थी। उसमें सिर्फ 1000-1500 रुपए की सिर्फ कमी की गई थी, बाकी चार्जेस बदस्तूर उसी तरह जो है लिए जा रहे हैं। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आपने एक गाड़ी ली हुई है ना, उसका आपने उसका टोकन पे किया है, टोकन पे करने के बाद आपने 3 महीने बाद वो गाड़ी वो सतुल्ला साहब को सेल कर दी है। वो सतुल्ला साहब जब गाड़ी आपने नाम ट्रांसफर कराएंगे तो पंजाब में ये हो रहा है कि वो टोकन टैक्स भी दोबारा पे करेंगे। बहुत खूब। हालांकि उससे पहले जिस बंदे के पास गाड़ी थी उसने टोकन टैक्स पे किया है, 3 महीने बाद उसने सेल किया है, वो टोकन टैक्स भी उससे दोबारा लिया जाएगा, ट्रांसफर की फीस भी ली जाएगी। मतलब एक चीज पे 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार टैक्स क्यों लिया जा रहा है? जो बंदा, देखिए हमारी अक्सरियत अवाम की वो है जो इनकम टैक्स के जुमरे में ही नहीं आती, उनकी इनकम ही इतनी नहीं है कि वो इनकम टैक्स पे करें। तो फिर बाकी टैक्सेस उनसे क्यों लिए जा रहे हैं? हर चीज पे उनसे टैक्स लिया जा रहा है और अवाम को चोर भी कहा जा रहा है कि कहते क्या कि अवाम टैक्स चोरी करती है। नहीं था कि पाकिस्तान में जी ठीक है, मोबाइल के ऊपर टैक्स है, बाजार से जो चीज खरीदे उसमें भिखारी भी टैक्स पे करता है। जहाँ तक आपका सवाल है शरीफ साहब के कब निजात मिलेगी, मैं सिर्फ कह सकता हूँ कब्र में। वो कहते हैं ना कि देयर आर ओनली 2 थिंग्स गारंटीड इन लाइफ, डेथ एंड टैक्सेस। और शुक्र करें कि डेथ के ऊपर टैक्स नहीं है। मैं तो बस यही कह सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है कहने का। मेरा ख्याल है ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना दें, मेरा ख्याल है किसी ना किसी शक्ल में है डेथ टैक्स। हाँ, कफन पे या हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कुछ ना कुछ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है। ये नहीं है कि ये बंदा मर गया इसके 20% टैक्स देना है आपने, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली अभी तक ऐसा नहीं, आइडिया नहीं देना चाहिए, ये सेगमेंट काट देना। जाहिद मुकीम साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपकी वसात से मुकाम बाला को कहना है कि हमारे पे रहम खाएं, टैक्सों और कर्जों के अलावा गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिल रहा, बस हमारे हाल पे रहम फरमाएं, बस मुझे यही रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है सर, हम सब आपके साथ ही हैं। मेरा ख्याल है कि कोई एक कॉलर नहीं है आज जो कहेगा कि नहीं सर जाहिद साहब ने गलत बात की है। नहीं जी। अच्छा, नजम अब्बास साहब आ गए वापस। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर एक बात कहनी है कि ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब और जो पूरी काबीना है ना, जो ये बातें कर रहे हैं कि जी हमने बिजली कम कर दी, ये कर दी, कोई कम नहीं की है। ये बिजली का जो असल रेट है उससे ये तकरीबन समझे कि 50 गुना ज्यादा आवाम को दे रहे हैं। और आवाम की आप खुद सोचें, जिनकी 50-60 हज़ार सैलरी है उनका 25-30 हज़ार बिल आ रहा है। वो लोग कहाँ जाएं, क्या करें? इस तरह जुल्म ना करें ये आवाम पे। और सोलर सिस्टम हर एक आदमी नहीं लगा सकता, सोलर सिस्टम बहुत महंगा है, कम से कम 6-7 लाख रुपए का नॉर्मल है। आप मालूम करें मार्केट कम से कम जी हाँ, कम से कम जो सही सोलर सिस्टम है ना। तो ये जो बेवकूफ बना रहे हैं ना IMF के उसके कहने पे कि हमने कम कर दी, 20 रुपए कम कर दी, ये अगले उसमें कहते हैं जी एडजस्टमेंट कर दी। इतनी महंगी बिजली पड़ रही है और जो चोरी नहीं कर रहे हैं, आप यकीन करें बाखुदा, जो बगैर ऐसी के ना, खुदा की कसम 25-26 हज़ार से कम का बिल नहीं आ रहा है। ऐसा ही है। ये जुल्म क्यों कर रहे हैं आवाम पे? ये आवाम के नुमाइंदे बने हुए हैं और बातें इतनी करते हैं ये कि ऐसा लगता है कि जैसे ये असल आवाम की यही है। इनको तो यही नहीं मालूम कि रेट क्या, आटे का रेट क्या है, उसका रेट क्या है। बस वो इन्होंने खाने इनके जो लगते हैं, अल्लाह माफ करे, इनको ये भी नहीं पता होता कि 50 हज़ार 1 लाख का खाना इनका लग जाता है, जिसमें से ये मुश्किल से
200 रुपए का भी नहीं खाते और सब नौकर खाते हैं। दूसरा ये वो अय्याशियां लगा रखी है इन्होंने। एक आदमी जो है क्या नाम है 20-20 गाड़ियों में जा रहा है। ये छोड़ें हरकतें, आवाम पे रहम खाएं खुदारा। अब हमारे तो कोई सियासी जमातें भी साथ नहीं दे रही ना। हम एमक्यूएम पे भरोसा करें, किस पे भरोसा करें? हम तो खुद एमक्यूएम का मेरा ताल्लुक था, उनको मैं फेवर करता था। एक मतलब अब कोई सियासी जमात भी हमें, पीपल्स पार्टी बेनजीर साहबा को अल्लाह जन्नत के आला मुकाम पे जगह दे, सिर्फ एक वो मोहब्बत की औरत थी। मैंने ये देखा उसके बाद बिलावल हैं, जरदारी हैं। बिलावल साहब को तो कोई होश ही नहीं है उन्हें कि क्या है, उनको बना दिया चेयरमैन। अरे भाई तुम सदर जरदारी साहब आप तो होश में हैं, आप तो खुदारा बेनजीर के व्यूज को लेके आगे चले हैं। उनको उन्होंने तो अपनी जान दे दी, लेकिन आवाम लोग अब मिस करते हैं बेनज़ीर को। बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। हाँ, आपने फ्रस्ट्रेशन चेक की सर? एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अब्दुल लतीफ़ साहब हैं कराची से। जी जनाब। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी मैं अब्दुल लतीफ़ बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर थोड़ा सा अर्ज करना था कि ये अपने कराची से हम जाते हैं ना, तो अपने ठठा की तरफ जाते हैं, गंजेर झील की तरफ जी। तो वहाँ पर गंजेर झील पे पहले जाते थे तो वो जो है दरिया का जो किनारा है बिल्कुल साफ सुथरा और मतलब खुला साहिल होता था, जैसे अपने कराची में साहिल समुंदर में जाते हैं इस तरीके से। अब वहाँ ऐसा है कि अब लोगों ने वहाँ पे मकामी जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने झुग्गियाँ डाल दी हैं दरिया किनारे जी। तो अब जो भी जाता है ना तो उनको मतलब जुगी लेने पे मजबूर किया जाता है कि आप जो ना मतलब इन्हें कि वो अगर आपने दरिया की सैर करनी है, पानी वानी की तरफ जाना है तो आप जुगियों में आएंगे, वो उनको किराया देना पड़ेगा। उसके बाद जो ना आप तफरीह कर सकते हैं। कितना किराया देना पड़ता है जी? वो जो करते हैं मोल तोल करते हैं, कोई 1500 बताता है, कोई 2000 बताता है। तो फैमिली होती है, जाहिर सी बात है, फिर वो थोड़ा आगे पीछे करके कुछ कम पैसों में भी कभी दे देते हैं, कभी ज्यादा पैसे ले लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले खुला साहिल था तो कोई भी कहीं भी जाके बैठ जाता था, या कोई छाँव वगैरह नहीं भी होती थी तो किसी दरख्त के नीचे बैठ जाते थे, या अपनी चादरें वादरें बिछा के बैठ जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब ये कि बिल्कुल उसको जो है ना पानी के बिल्कुल चारों तरफ से घेरा हुआ जुगी वालों ने। तो अब ये जाहिर सी बात है कि वो वहाँ के मकामी इंतजामिया जो उसके उनके इल्म में तो होगा, लेकिन जब भी जो भी कराची वाले जाते हैं उनको जुगी वालों से बात करनी पड़ती है। तो उनसे पैसे वैसे तय करके उसके बाद वो ज़्यादा फैमिली जाके वो अंदर बैठती है। तो अभी रोज मतलब ज़्यादातर जाते भी कराची से लोग हैं, ज़्यादा वहाँ के मकामी लोग बहुत कम आते हैं। तो अगर इस सिलसिले में कोई आप उनसे बात करके सिंध गवर्नमेंट से इंतजामिया से कि लोगों को नहीं, ये मसला ज़ाहिर है कि हम पहली बार सुन रहे हैं और ऑब्वियसली यानी बैठने के भी पैसे हाँ हैं। हाँ कोई सुन रहा है? हाँ। अमीन, अब ये भी देखना होगा कि क्या अगर आप वैसे जाके बैठो तो क्या आपको कहेंगे कि यार नहीं आप यहाँ से उठे, या पैसे लेके वो क्या कहते हैं कश्ती की सैर कराएंगे, कुछ सैर कराएं, कोई सहूलत तो आपको दें या कोई जगह दे कोई अच्छी सी बैठने की, तो दैट्स फाइन। वो तो फिर एक तरह से टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं ना आप। नहीं, अगर टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं तो फिर ये क्या है? नहीं, माय पॉइंट इज कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कर्दू साइड में जाएं तो होटल है ना नहर किनारे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब ये हमें देखना होगा कि किस किस्म का वहाँ पे सिलसिला सिस्टम शुरू हो गया है। हाँ, ये देखना। एनीवेज, इंटरेस्टिंग कॉल थी। शो के आगाज़ में वसत आप बात कर रहे थे ना वो जो किश्तियों की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक मौजू है जो वैसे एक अफसोस की बात है कि हमने भी अभी तक उसको कवर नहीं किया, और वो है जो पाकिस्तानी सोमाली पायरेट्स के हाथों अगवा किए गए हैं जहाज़ समेत। और इसको कोई 2 हफ्ते हो गए हैं और बदकिस्मती से इस पे बहुत कम बात हुई। अगेन गिल्टी एज चार्ज, हमने खुद इस पे बात नहीं की अभी तक, लेकिन ये एक सीरियस इशू है और बहुत कई सालों के बाद फॉरेन ऑफिस ने कोई इस तरह बात की। मेरा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस की कोई ना कोई स्टेटमेंट आई है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। आई थिंक शायद मैरिटाइम मिनिस्ट्री ने भी शायद इस पर कोई जिक्र किया है, किसी ने तो किया है, लेकिन वो इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं, लेकिन कोई अभी इस वक्त मुझे कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं नज़र आ रही। हाँ, इनफैक्ट यस, मोफा का मुझे याद आया तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने सोमाली हुकूमत के साथ रब्ता किया है, लेकिन फिर सोमाली में ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर सोमाली हुकूमत की रिट बिल्कुल नहीं है। जी बाबर भट्ट हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने एक पैनल से ये सवाल पूछना है आपसे कि रिगार्डिंग अगर सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो बिफोर वॉर जो है वहाँ पे जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो टिल डेट स्टेबल हैं। तो हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा जो प्राइसेस हैं कौम के ऊपर क्यों डाली गई हैं? और दूसरा सवाल ये है कि भुट्टो कब तक जिंदा रहेगा और सिंध के हालात भुट्टो के बाद ठीक हो सकते हैं या कि ये इसी तरह ही चलता रहे? ठीक है, बाबर भट्ट साहब है इस्लामाबाद से। जी जी जी, लेकिन हो सकता है कि सिंध के रहने वाले हो, मुझे क्या पता। तो अच्छा, ये मेरे इल्म में नहीं है कि इंडिया या बांग्लादेश में जो तेल की कीमतें हैं उनमें तब्दीली नहीं आई, मेरा ख्याल है आई है। नहीं, आई तो हर जगह है। मेरा ख्याल है कि शायद इनका कहना है कि रेशो के हिसाब से। इस पर थोड़ी सी नज़र डाल के फिर ही हम आपका जवाब डाल सकते। एक वक्फा ले लो। वेलकम बैक। मैं अगले कॉलर हैं हामिद अली खान कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हामिद अली खान बोल रहा हूँ कराची से। जी जी। मैं मसला बताऊं पहले या आपकी कोई और मसला ही नहीं, आप मसला बताइए। मसला बताइए। मसला ये है कि देखिए, मैं कुरंगी नंबर 2.5 में रहता हूँ, सेक्टर 33D में। हमारा जो इलाका है इसमें पानी के बड़े मसाइल हैं। हमारे सामने नजरों के सामने टैंकर भर भर के भेजे जाते हैं, लेकिन हमारे इलाके में पानी खोला नहीं जाता जी। तो बार बार क्या है कि हम थक गए भाई, हम खाने पीने नहाने धोने को थक परेशान हो गए हैं। हमारे सामने टैंकर गुजर रहे हैं, छोटे छोटे जो मोटरसाइकिल टैंकी होती है वो भर भर के बेच जा रही है। लेकिन कभी तो बहाना आता कि फलानी लाइन फट गई, कभी बहाना होता फलानी लाइन फट गई। फिर लाइनें फटने के बहाने होते रहते हैं और फिर होता है कि अभी जो भरी जा रही हैं, अभी वेंचर हो रही है, अभी हो रहा है, लेकिन पानी हमारे इलाके में नहीं आता। ठीक बात ही हो गई जी। दूसरी बात ये करनी थी आपसे कि देखें, हमारे जो मेयर कराची हैं उनका तारीफ करते करते जो मुँह खुश नहीं होता, उनको शर्म भी नहीं आती। जगह गटर बह रहे हैं, सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, पानी हमें नहीं मिल रहा है, गैस हमें नहीं मिल रही है। परेशानी का आलम लेके हम सब जो है हुकूमत को दुआएं देने के बजाय बददुआ देने हमारे दिलों से निकलती। लेकिन ये जो बातें हैं उन तक नहीं पहुंचती। आप जो प्रोग्राम लोग अपने मसाइल बताते हैं वो बता तो देते हैं आपको, आप सुन भी लेते हैं, लेकिन मालूम ही होता है कि आप एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं और अपना जो प्रोग्राम बनाते हैं पैसे खड़े करके आप डूब जाते हैं। अगर आप ये प्रोग्राम ये बातें उन तक पहुंचाएं, मुतलका अथॉरिटी तक जिनके खिलाफ बात की जा रही है, तो उनको थोड़ी बहुत शर्म तो आएगी ना, हमारे मसाइल तो हल होंगे। बिल्कुल शर्म नहीं आती। आपकी सोच है हामिद भाई, आप बहुत सादा आदमी हैं, उन्हें सब पता है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि उन्हें पता ना हो। हमारे कहने ना कहने से, आपके चीखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उस सीट पे बैठा है उसे सब पता है। अब उसकी तरजीहात क्या हैं ये वही जानता है। तो हम तो हैं भोपू, आप हमसे बात करेंगे, हम आगे ऑन एयर कर देंगे। अब किसी के कान में पड़े ना पड़े, और इवन आप वहाँ जाके उनके बेस के सामने मुक्के मार के भी कहें ना कि ये मसला है, तो यकीन जाने सूरत हाल नहीं बदलेगी, अगर वो बदलना नहीं चाहते तो। इसका इत्मीनान रखिए। थैंक यू बहरहाल कि आपने कॉल की। जी, मोहम्मद अफजल साहब हैं भावलपुर से। अफजल साहब 1 मिनट है आपके पास। सर मैं तो यही जो सारे आपने माशाल्लाह ये प्रोग्राम किया है, जितनी कदरें जितनी चीज़ें लग चुकी हैं मीडिया के ऊपर, तो लोगों की कथारसिस है वही आप वाली भी बात। ये तो प्रोग्राम जो है यूं हो रहा है जैसे कि आप जो है ना पीछे से स्क्रिप्टेड है सारी चीजें जी। मुझे सिर्फ पीएसएल के अंदर एक चीज बड़ी खुशनुमा नजर आई कि वहां मैंने देखा जमहूरियत है कि पिंडीज जो है ना पहली दफा आ रहे हैं। ठीक है ना सर, मैं बड़ी मुबहम बात कर रहा हूँ, तो इसको जरा लाइट लीजिएगा सर। नहीं सर, आप ऐसी लाइटली बात हो रही है, क्या मतलब? जी 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 सर, कि पहली दफा मुझे लगा कि ये स्क्रिप्टेड चीजें नहीं है, वरना आपने सही कहा कि मुख्य हमारे आपको भी सब पता है, आवाम को भी सब पता है। यहाँ तो मीडिया जो है वो माशाल्लाह वो साफ ज़ाहिर है स्क्रिप्टेड है सर। इतनी कदगरें मीडिया पे लगाई गई हैं, इतनी अपनी तरह की तरामीम जो है लाई गई हैं। तो पहली दफा मैंने सिर्फ पीएसएल में मुझे खुशी हुई कि वहाँ पे जो है ना
वो जमहूरियत आई है, वहाँ पे इंडीज आ रहे हैं सर। वहाँ पे मेरिट पे फैसले हो रहे हैं सर, मेरिट पे फैसले हो रहे हैं। देखें अब कोई ये ना कहे कि पाकिस्तान में कहीं मेरिट पे फैसला नहीं होता, मैं उनको ये कॉल सुनाऊंगा फिर। बिल्कुल। एनीवे तो बस आखिरी कॉल अच्छी थी। आया, हाँ बिल्कुल। एनीवे आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।